एपिसोड 96। वे उसके सामने एक खुले मैदान में अर्धवृत्ताकार रूप में सजे खड़े थे। प्रत्येक अपनी तरह से भव्य था, किसी ऐसे पत्थर से तराशा गया था जो भीतर से चमकता हुआ प्रतीत होता था। वे विशालकाय थे, लगभग 50 फीट ऊंचे, और उनसे इतनी गरिमा और शक्ति का संचार हो रहा था कि एलेक्स को घुटने टेकने की तीव्र इच्छा हुई। प्रत्येक मूर्ति के चारों ओर अजीबोगरीब हथियार हवा में तैर रहे थे, मानो अदृश्य हाथों से थामे धीरे धीरे चक्कर लगा रहे हों। एक मूर्ति के पास एक मोटा और क्रूर डंडा था, दूसरी के पास एक पुनर्तः गोल डिस्क थी जिस पर जटिल नक्काशी की गई थी। तीसरी के हाथ में एक तलवार थी जो मानो शुद्ध प्रकाश से बनी हो। उसके बगल में एक मूर्ति खड़ी थी जिसके पास एक इतनी विशाल ढाल थी कि शायद वह उल्कापिंड को भी रोक सकती थी। उसके पास ही क्रिस्टल से बना एक धनुष तैर रहा था, जिस पर तीर पहले से ही तना हुआ था और वह चलने के लिए तैयार था। छठी मूर्ति के हाथ में एक भाला था जिससे गरजती हुई बिजली निकल रही थी, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल था। लेकिन सातवीं मूर्ति ने एलेक्स का ध्यान आकर्षित किया। वह मूर्ति जो केंद्र में थी, उसके पास कोई हथियार नहीं था, उसे किसी हथियार की जरूरत भी नहीं थी। पत्थर में तराशी गई वह मूर्ति बस वहीं खड़ी थी, हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए, सिर थोड़ा ऊपर की ओर झुका हुआ, मानो ब्रह्मांड का चिंतन कर रही हो। फिर भी हथियारों के अभाव में, इस सरल मुद्रा में भी, यह मूर्ति बाकी सभी मूर्तियों से कहीं अधिक शक्ति का संचार कर रही थी। उसे देखकर एलेक्स की आंखों में पानी आ गया। उसे देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। उसने अपनी रहस्योद्घाटन की आंख को सक्रिय किया और उसे पहली मूर्ति की ओर इंगित किया। नाम, गिलबर्ट की प्रतिमा। प्रतिभा, टेलीकिनेसिस शाश्वत। रैंक, पार कर लिया। नोट, वह ऋषि मलिन के छठे शिष्य हैं। उनकी टेलीकिनेसिटी की महारत उन्हें एक विचार से आकाशगंगाओं को स्थानांतरित करने की क्षमता देती है। उन्होंने अपने हथियार के रूप में गदा को चुना क्योंकि वे बिना किसी छल या कपट के सीधे अपने शत्रुओं का सामना करने में विश्वास रखते थे। लेकिन जरूरत पड़ने पर उनकी गदा छोटे छोटे टुकड़ों में बन सकती है। एलेक्स की सांस गले में अटक गई। उत्कृष्ट स्तर की प्रतिभा, और ये तो सिर्फ छठा छात्र था। उसने अपनी नज़र अगली मूर्ति पर डाली। नाम, रैमोल्ड की प्रतिमा। प्रतिभा, टेलीकिनेसिस शाश्वत। रैंक, पार कर लिया। नोट, वह ऋषि मलिन के पांचवें शिष्य हैं। रिमोल्ड को डिस्क हथियार पसंद था, जिस पर महारत हासिल करना कुछ ही लोगों के बस में था। वह इसे इतनी तेजी से घुमा सकता था कि यह आयामी अवरोधों को भी भेद सकता था। उसके दुश्मन उसे आते हुए कभी नहीं देख पाते थे। एक एक करके एलेक्स ने मूर्तियों का निरीक्षण किया। हर एक मूर्ति एक जैसी थी। उनमें असीम स्तर की टेलीकिनेसिस प्रतिभा थी। वे उच्च कोटि की थीं। हर एक अपने चुने हुए हथियार की माहिर थी और हर एक उसी महान व्यक्तित्व की शिष्या थी। पांचवीं मूर्ति के हाथ में क्रिस्टल का धनुष था। नाम, वेरियन की प्रतिमा। प्रतिभा, टेलीकिनेसिस शाश्वत। रैंक, पार कर लिया। नोट, वह ऋषि मलिन के चौथे शिष्य हैं। वेरियन के तीर कई आयामों में अपने लक्ष्य का पीछा कर सकते थे। कहा जाता था कि एक बार तीर को कमान पर चढ़ाने के बाद ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती थी। चौथी मूर्ति ने ढाल पकड़ रखी थी। नाम, कैसियस की प्रतिमा। प्रतिभा, टेलीकिनेसिस शाश्वत। रैंक, पार कर लिया। नोट, वह ऋषि मलिन के तीसरे शिष्य हैं। कैसियस की ढाल केवल रक्षा के लिए नहीं थी, वह इसका उपयोग किसी भी हमले को पलटने और उसे दोगुनी ताकत से अपने दुश्मनों पर वापस भेजने के लिए कर सकता था। उसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। तीसरी मूर्ति ने प्रकाश की तलवार पकड़ रखी थी। नाम, सेराफिना की प्रतिमा। प्रतिभा, टेलीकिनेसिस शाश्वत। रैंक, पार कर लिया। नोट, वह ऋषि मलिन की दूसरी शिष्या हैं। सेराफिना की तलवार विचार से भी तेज, प्रकाश से भी तेज चलती थी। वह अवधारणाओं को उतनी ही आसानी से काट सकती थी जितनी आसानी से मांस को। शत्रु उससे सबसे अधिक भयभीत रहते थे। दूसरी मूर्ति के हाथ में चटखटा हुआ भाला था। नाम, मैक्सिमस की प्रतिमा। प्रतिभा, टेलीकिनेसिस शाश्वत। रैंक, पार कर लिया। नोट, वह ऋषि मलिन का पहला शिष्य है। मैक्सिमस का भाला अस्तित्व में किसी भी चीज को भेद सकता था। अंतरिक्ष, समय, स्वयं वास्तविकता, उसके प्रहार के सामने कुछ भी टिक नहीं सकता था। अब एलेक्स का दिल जोर से धड़क रहा था। 6 मूर्तियां, 6 अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण प्राणी, सभी एक ही गुरु के शिष्य। उसने अपनी निगाहें बीच में खड़ी मूर्ति पर टिका दी, उस मूर्ति पर जिसके पास कोई हथियार नहीं था, जिसे देखकर ही उसकी आत्मा में पीड़ा होने लगती थी। उसकी रहस्योद्घाटन शक्ति सक्रिय हो गई और जो शब्द प्रकट हुए उन्हें देखकर वह सदमे से सुन्न हो गया। नाम, मलिन की मूर्ति। प्रतिभा, टेलीकिनेसिस उत्पत्ति। पद, अर्ध बहुब्रह्मांडीय क्षेत्र। नोट, वह ब्रह्मांड के 5 ऋषियों में से एक हैं, वे प्राणी जिन्होंने वास्तविकता की सीमाओं को पार कर लिया है। मलिन ने बहुब्रह्मांडीय क्षेत्र में पहुंचकर ऋषियों के बीच एक उच्च पद प्राप्त किया। उनकी टेलीकिनेसिस मात्र एक शक्ति नहीं थी, बल्कि अस्तित्व का एक मूलभूत नियम थी। एक विचार से वे ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकते थे, एक नज़र से उन्हें नष्ट कर सकते थे।
उन्होंने कोई हथियार नहीं रखा क्योंकि उन्हें किसी हथियार की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वयं ब्रह्मांड के सबसे बड़े हथियार थे। एलेक्स ने मुश्किल से अपनी बात कही, उसका गला अचानक सूख गया था। उत्पत्ति स्तर की प्रतिभा, बहुब्रह्मांडीय क्षेत्र, पूरे ब्रह्मांड के 5 ऋषियों में से एक, और यही उनकी परीक्षा थी। मूर्तियां अचानक हिल उठीं, उनकी पत्थर की आंखें आंतरिक प्रकाश से चमक उठीं। वे अब उसे देख रही थीं, उसका आकलन कर रही थीं। वातावरण प्रत्याशा से भर गया। आवाज वापस आई और खुले मैदान में गूंज उठी। आत्मा की परीक्षा प्रारंभ। उद्देश्य, ऋषि मलिन और उनके 6 शिष्यों की मान्यता प्राप्त करना। कम से कम एक शिष्य की मान्यता प्राप्त करना आंशिक सफलता माना जाएगा। विधि, अज्ञात। पुरस्कार, आप उनमें से किसी एक के छात्र बन सकते हैं। दंड, तुम्हारे सिवा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एलेक्स ने गहरी सांस ली और खुले मैदान में आगे बढ़ा, आगे जो भी होने वाला था उसका सामना करने के लिए तैयार। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में बहुत दूर, एक अतिविशाल आकाशगंगा के भीतर, जिसका आकार 100 संयुक्त प्रणालियों से भी अधिक था, एक उपस्थिति हलचल में प्रकट हुई। यह आकाशगंगा ऐसी जगह नहीं थी जहां सामान्य नियम कायम रहते हों। इसकी संरचना अकल्पनीय दूरियों तक फैली हुई थी, जिसमें अनगिनत तारकीय प्रणालियां समाहित थीं, जो ऐसी शक्तियों के अधीन थीं जिन्हें उन्नत सभ्यताएं भी पूरी तरह से समझ नहीं सकती थीं। इसके केंद्र में, एक ऐसे विशाल सौर मंडल के भीतर, जो संपूर्ण आकाशगंगा समूहों को बौना बना देता था, एक युवक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। परंपरागत अर्थों में कोई हलचल नहीं थी, फिर भी जैसे ही उसकी चेतना जागी, आसपास का वातावरण प्रतिक्रिया देने लगा। अरे, किसी ने मेरे मुकदमे की शुरुआत करवा दी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य की बजाय जिज्ञासा का भाव था। देखने दो। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं, हालांकि यह इशारा मात्र प्रतीकात्मक था। अगले ही पल, उसकी चेतना वास्तविकता की विभिन्न परतों में फैल गई, उन दूरियों को पार करते हुए जिन्हें प्रकाश वर्ष या समय में मापा नहीं जा सकता था। उसकी चेतना उस जंगल में प्रवेश कर गई जहां एलेक्स था। उस युवक की आकृति छठी मूर्ति के सामने प्रकट हुई। यह उनकी प्रतिमा थी। हालांकि जैसे ही उसने अपने आसपास के वातावरण को पूरी तरह से समझा, उसका संयम पहली बार टूट गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अन्य मूर्तियां सक्रिय थीं, सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि वे सभी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मूर्तियां प्रकाशमान खड़ी थीं, उनकी उपस्थिति निर्विवाद थी। उनसे भी परे, बाकी सभी मूर्तियों से भी ऊंची, उनके गुरु की मूर्ति थी, एक ऐसी शख्सियत जिसका अस्तित्व उनकी समझ से भी परे था। हॉल में दबाव और बढ़ गया। यह उनका मुकदमा नहीं था, यह एक संयोग था। क्या हो रहा है? उसने धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज पहले जैसी स्थिर नहीं थी। कोई हमारे सभी परीक्षणों को एक साथ कैसे शुरू कर सकता है? यहां तक कि गुरुजी के भी। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा क्योंकि वह इसके निहितार्थों पर विचार कर रहा था। क्या गुरुजी ने यह नहीं कहा था कि वे अब और शिष्यों को स्वीकार नहीं करेंगे? उसने अपने विचार और तीक्ष्ण करते हुए पूछा। फिर, बिना किसी झिझक के, उसकी आंखों का रंग बदल गया। उनका रंग गहरा, चमकदार सुनहरा हो गया। उन्होंने एलेक्स की प्रतिभाओं को देखा। 5 शाश्वत प्रतिभाएं। उन्होंने धीरे से कहा। अब उनकी आवाज में अविश्वास का कोई भाव नहीं था, केवल पहचान का भाव था। तो वह 100वीं सीढ़ी तक पहुंचने वाला पहला प्राणी है। बात समझ में आ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हमारे सभी परीक्षणों को एक साथ शुरू कर सकता है, उसने निष्कर्ष निकाला, लेकिन वह एलेक्स की अन्य प्रतिभाओं को नहीं देख सका। उनकी क्षमता उस सीमा से कहीं अधिक है जिसका वर्णन गुरु ने एक बार किया था। उसके मन में वह नाम उभर आया, एलेक्स। इससे पहले कि वह और अधिक जांच कर पाता, एक और शख्स उस जगह में प्रवेश कर गया। उसके बाद एक आवाज आई जो मधुर और सूक्ष्म आकर्षण से भरपूर थी, जिसमें अधिकार और आत्मीयता दोनों झलक रही थी। छोटे भाई, तुम भी यहाँ हो। युवक तुरंत सीधा खड़ा हो गया और सहज रूप से सम्मानपूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया। दूसरी बहन, उसने औपचारिक लहजे में कहा। काफी समय हो गया है। जैसे जैसे उसकी उपस्थिति अधिक स्पष्ट होती गई, दूसरी मूर्ति के पास एक हल्की लहर सी बन गई। क्या तुमने अपने उस हथियार को परिष्कृत करने का काम पूरा कर लिया है? उसने शांत लेकिन चौकस स्वर में पूछा। जवाब देने से पहले वह कुछ देर रुका। अभी नहीं, प्रक्रिया अभी अधूरी है। मेरी मौजूदा गति से इसमें लगभग 1 अरब साल और लगेंगे। उनके अनुमान में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। उनके स्तर के प्राणियों के लिए समय एक ऐसा संसाधन था जिसे अलग तरह से मापा जाता था, फिर भी 1 अरब वर्ष कोई छोटी अवधि नहीं थी। मैं समझ गई, उसने जवाब दिया। आप हमेशा से ही बहुत सावधानी बरतते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, लाखों वर्षों बाद हम इस तरह एकत्रित हुए हैं। परिस्थितियां शायद ही कभी ऐसी अनुकूल होती हैं कि हम सभी एक साथ उपस्थित हों। उसकी आवाज़ में थोड़ा बदलाव आया और उसने आगे कहा, जहां तक गुरुजी की बात है, वे अभी भी ज्ञात अंतरिक्ष से परे बाहरी क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने हाल ही में बड़े भाई को संदेश भेजा है। गिलबर्ट ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसने क्या कहा? उसने पूछा। उन्होंने संकेत दिया कि वे लगभग 5000 वर्षों में लौट सकते हैं, उसने उत्तर दिया।
जब वे लौटेंगे तो उनका इरादा हम में से किसी एक को इस क्षेत्र से परे ले जाने का है, ताकि हम बाहर की दुनिया को देख सकें। एपिसोड 97। गिलबर्ट के चेहरे पर कई भाव बदलते रहे, अंत में चिंता और निराशा के बीच का भाव स्थिर हो गया। उसकी बाहें सिकुड़ गईं, जिससे उसके माथे पर गहरी लकीरें बन गईं जो कुछ क्षण पहले तक नहीं थीं। क्या ऐसा है? स्वामी जी फिर से प्रधान अभयारण्य में कब प्रवेश करेंगे? उनकी आवाज में एक ऐसा भार था जो उनकी युवा उपस्थिति के विपरीत था। सेराफिना का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी सामान्य शांति भंग हो गई और वह और भी उग्र हो गई। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं, उसकी रेशमी आस्तीनें शांत हवा में धीरे से सरसरा उठीं। पता नहीं, लेकिन तुम वहां की स्थिति जानती हो। वह थोड़ी देर रुकी, अपने शब्दों के भार को समझने का प्रयास किया। हम तो बस उन उच्च कोटि के दुष्टों के सेवक हैं। मालिक शायद तब तक अंदर नहीं जाएगा जब तक उसे कोई खजाना न मिल जाए, कुछ ऐसा जिससे उसे उनके खिलाफ लड़ने का मौका मिल सके। उसकी आवाज में कड़वाहट साफ झलक रही थी, एक तीखी धार जो शांत आंगन को चीर रही थी। गिलबर्ट चुप रहा, उसके शब्द सुनकर उसका जबड़ा कस गया। वह अच्छी तरह समझता था, हर शिष्य अपने गुरु के अपमान को जानता था, वे खुद भी उसे सहते थे, उन लोगों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते थे जो खुद को श्रेष्ठ समझते थे सिर्फ इसलिए कि वे पहले पद पर आसीन हो गए थे। नमस्कार, दूसरी बहन, आप कैसी हैं? नई आवाज तनाव को रेशम में तलवार की तरह चीरती हुई आगे बढ़ी। एक युवक सामने आया, उसकी चाल सहज और धीमी थी। कैसियस में हमेशा से ही एक अलौकिक शालीनता थी जो दशकों के अनुभव से आती थी। हेलो कैसियस, बहुत दिनों बाद मिले। अपने छोटे भाई को देखकर सेराफिना के चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। नमस्कार तीसरे भाई, गिलबर्ट ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। नमस्कार सातवें भाई, कैसियस ने भी उतनी ही औपचारिकता से अभिवादन किया। फिर उसकी निगाहें आंगन के केंद्र की ओर चली गईं जहां एलेक्स मूर्तियों के सामने अविचल खड़ा था। और भी लोगों की उपस्थिति महसूस हुई। पांचवां शिष्य रेमंड पूर्व दिशा के छायादार रास्ते से निकला। उसके वस्त्र थोड़े अस्त व्यस्त थे, मानो वह जल्दी में आया हो। चौथा शिष्य वेरियन विपरीत दिशा से प्रकट हुआ, उसकी तीक्ष्ण निगाहें उनके सामने घट रहे दृश्य पर टिकी हुई थीं। केवल सबसे बड़े बेटे मैक्सिमस ही अनुपस्थित थे, हालांकि उनकी उपस्थिति हमेशा उनकी सभाओं को संचालित करने वाले सावधानीपूर्वक व्यवस्था में महसूस की जाती थी। दूसरी बहन, क्या तुम्हें लगता है कि वह गुरु की परीक्षा पास कर पाएगा? गिलबर्ट की निगाहें एलेक्स के स्थिर शरीर पर टिकी हुई थीं। या तुम्हें लगता है कि वह हम में से किसी एक को चुनेगा? सेराफिना के होंठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें न तो उपहास था और न ही निश्चितता। देखते हैं, मुझे भी उसके बारे में जानने की उत्सुकता है। सर्वव्यापी इच्छा को अब उसे परीक्षा के बारे में समझाना चाहिए। चाहों शिष्य चुप हो गए, उनकी सामूहिक निगाहें उस युवक पर टिकी थीं जो प्राचीन मूर्तियों के बीच इस तरह खड़ा था मानो वह वहीं का रहने वाला हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एलेक्स मूर्तियों के सामने खड़ा था। मूर्तियां उसे घेरे हुए थीं, हर मूर्ति ऐसी सामग्री से तराशी गई थी मानो आसपास की रोशनी को सोख रही हो। उसकी आंखें धीरे धीरे एक मूर्ति से दूसरी पर घूम रही थीं, पत्थर और जादू की हर उत्कृष्ट कृति पर ठहर रही थीं। उससे बात करने वाली आवाज न तो तेज थी और न ही धीमी। वह बस थी, मानो वह ज्ञान हमेशा से उसके मन में मौजूद था और अब जाकर प्रकट हो रहा था। आप एक मूर्ति चुन सकते हैं। एक बार जब आप अपनी पसंद चुन लेंगे तो संबंधित परीक्षा शुरू हो जाएगी। हालांकि यदि आप मलिन को चुनते हैं तो आपको उसकी चुनौती स्वीकार करने से पहले अन्य सभी 6 परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। एलेक्स की निगाह केंद्रीय आकृति पर टिक गई। ऋषि मलिन को चलते हुए दर्शाया गया था, एक हाथ ऊपर उठा हुआ था मानो वे वास्तविकता के ताने बाने को ही नियंत्रित कर रहे हों। शिल्प कौशल असाधारण था, उनके वस्त्रों की हर तह, उनके चेहरे की हर रेखा सदियों के ज्ञान से परिपूर्ण अपार शक्ति की कहानी कह रही थी। वह मलिन की मूर्ति की ओर चलने लगा। उसके सामने का रास्ता हर कदम के साथ लंबा और छोटा होता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो वास्तविकता स्वयं उसके चुनाव को स्वीकार कर रही हो। उसका इरादा इससे कम पर संतुष्ट होने का नहीं था। छोटी मोटी चुनौतियां शायद उसे आगे बढ़ने का रास्ता तो दे दें, लेकिन वे उसे वह नहीं दिलाएंगी जिसकी उसे वास्तव में तलाश थी। मलिन का शिष्य बनने के तात्कालिक लक्ष्य से परे कुछ और भी था जो उसे आगे बढ़ा रहा था। एक सिद्धांत जो इन मूर्तियों के बारे में जानने के बाद से ही उसके मन में पनप रहा था। एक संभावना जो उसके लिए सब कुछ बदल सकती थी। वह मलिन की मूर्ति के सामने रुक गया। अब वह इतना करीब था कि पत्थर पर उकेरी गई अविश्वसनीय रूप से बारीक नक्काशी को देख सकता था। बिना किसी झिझक के उसने हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली को ठंडी सतह पर दबा दिया। कॉपी करो, उसने आंखें बंद करते हुए फुसफुसाया। उसकी पलकों के पीछे की दुनिया प्रकाश से जगमगा उठी। डिंग, आपने गैर तत्वीय प्रतिभा टेलीकिनेसिस की प्रतिलिपि बना ली है। डिंग, आपकी टेलीकिनेसिस शक्ति को जेनेसिस ग्रेड में अपग्रेड कर दिया गया है। ये बदलाव उस पर एक भौतिक बल की तरह आ पड़ा। उसकी आत्मा की गहराई में कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह बंधा हुआ है, चकनाचूर हो गया। जिन जंजीरों को उसने कभी नहीं देखा था वे टूट गईं और उनके हटने से उसकी चेतना बांध तोड़कर बहते पानी की तरह बाहर की ओर फैल गई।
अब उसे दुनिया का एहसास अलग तरह से हो रहा था। उसके आसपास की हवा में वजन, बनावट और मौजूदगी थी। धूल का हर कण, प्रकाश का हर कण, ऑक्सीजन का हर अणु जो उसके होठों से गुजरता था, उसकी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया करता था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने तुरंत अपनी बाहरी क्षमताओं की जांच की, उसका दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। बाहरी प्रतिभाएं 10/5120। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। 5000 से भी ज्यादा स्लॉट। इतनी विशाल क्षमता देखकर वह दंग रह गया। उसका दिमाग, जो कभी कुछ ही वस्तुओं पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करता था, अब ऐसा महसूस कर रहा था मानो पहाड़ों को भी समाहित कर सकता हो। लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वह अगली मूर्ति की ओर बढ़ा, उसके कदम हल्के थे, उसका उद्देश्य स्पष्ट था। दूसरी मूर्ति में बहते हुए वस्त्रों में एक योद्धा को दर्शाया गया था, जिसका एक हाथ आकाश की ओर उठा हुआ था। एलेक्स ने पत्थर को छुआ। कॉपी। डिंग। होस्ट के पास पहले से ही इस प्रतिभा का एक बेहतर संस्करण मौजूद है। क्या आप 3 स्लॉट का त्याग करके इसे एक नए स्लॉट में कॉपी करना चाहते हैं? कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा। डिंग। आपने टेलीकिनेसिस नामक इटर्नल लेवल प्रतिभा की प्रतिलिपि बना ली है। उसकी क्षमता से 3 स्लॉट कम हो गए, लेकिन उसे कोई हानि महसूस नहीं हुई। ये तो एक बड़ी योजना का मात्र एक चरण था। उसने इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया, कुल मिलाकर 9 स्लॉट उन प्रतिभाओं की नकल के लिए बलिदान कर दिए जो अपने आप में उसकी वर्तमान क्षमता से कहीं कमतर थीं। ठंडे पत्थर का हर स्पर्श उसकी चेतना में हलचल पैदा करता था। हर नकल की गई प्रतिभा उस विशाल रचना का एक हिस्सा थी जिसे वह बना रहा था। डिंग। आपके पास 3 समान प्रतिभाएं हैं। क्या आप उन्हें मिलाना चाहते हैं? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। यही वह पल था जिसके लिए वह लंबे समय से मेहनत कर रहा था। हाँ, डिंग। आपने जेनेसिस ग्रेड टेलीकिनेसिस प्रतिभा प्राप्त कर ली है। 3 मूर्तियां शेष रह गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह क्या कर रहा है? शिष्यों की खामोश निगाहों के बीच से राफिना की आवाज गूंजी। उसके चेहरे पर अविश्वास के कई भाव आए और अंत में घोर निराशा छा गई। क्या वह विकृत मानसिकता वाला है? वह उस भयानक मुस्कान के साथ हमारी मूर्तियों को क्यों छू रहा है? कैसियस ने अपना सिर झुकाया, उसकी भौहें सचमुच उलझन से सिकुड़ी हुई थीं। मुझे नहीं पता, लेकिन वह निश्चित रूप से अस्पष्ट लग रहा है। ब्रह्मांड के 6 सर्वोच्च स्वामी, वे प्राणी जिन्होंने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, तारों के जन्म और मृत्यु, देवताओं की चालों और मनुष्यों की मूर्खता को देखा था, ने चुपचाप, सर्वसम्मति से, मन ही मन अपने संभावित नए कनिष्ठ भाई को एक विकृत व्यक्ति का दर्जा दे दिया था। एलेक्स अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा से पूरी तरह अनभिज्ञ रहा। वह चौथी मूर्ति की ओर बढ़ा, उसका हाथ बड़ी सहजता से पत्थर पर पहुंच गया। एक और प्रतिकृति, खांचों का एक और बलिदान, पहेली का एक और टुकड़ा। डिंग। आपने जेनेसिस ग्रेड टेलीकिनेसिस प्रतिभा प्राप्त कर ली है। उसके भीतर की शक्ति में बदलाव आया, वह स्थिर हुई, फिर प्रचंडता से बढ़ गई। अब उसकी आत्मा में 3 उत्पत्ति स्तर की प्रतिभाएं एक साथ विद्यमान थीं, प्रत्येक ब्रह्मांडीय वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति, प्रत्येक उसकी नश्वर काया की सीमाओं को चुनौती दे रही थी। डिंग। आपके पास 3 जेनेसिस ग्रेड प्रतिभाएं हैं। क्या आप उन्हें मिलाना चाहते हैं? एपिसोड 98। एलेक्स ने अपनी सांसों को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की, हालांकि उसकी उंगलियों में कंपन से उसके तनाव का पता चल रहा था। उसने अपनी निगाहें सामने की ओर टिकाए रखी और उस पल के दबाव को अपने शरीर को झुकाने नहीं दिया। हाँ, एलेक्स ने कहा, उसके शरीर में तनाव के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर थी। उसके चारों ओर के शून्य में एक हल्की सी हलचल सी दौड़ गई, मानो वास्तविकता ने ही उसके निर्णय को स्वीकार कर लिया हो। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। डिंग। होस्ट का स्तर बहुत कम है। इस श्रेणी की प्रतिभाओं को आत्मसात करने के लिए होस्ट को स्तर 73 तक पहुंचना होगा या अपनी आत्मा को ग्रहीय क्षेत्र में उन्नत करना होगा। उस सूचना ने उसे किसी भी शारीरिक आघात से कहीं अधिक आघात पहुंचाया। उसकी आंखों में हल्की सी आशा की किरण जम गई, फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। कुछ क्षण पहले उसे जो विजय का एहसास हुआ था, वह गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत गहन समझने ले ली। वह हद से ज्यादा आगे बढ़ गया था। वह अचानक निराश हो गया। हालांकि ये निराशा ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एलेक्स ने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे झुकाईं और उस प्रतिबंध के पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश की। हाल ही में उसकी आत्मा का विस्तार हुआ था। यह विस्तार इतना महत्वपूर्ण था कि उसने स्वयं भी इसका फर्क महसूस किया था। उसकी समझ तेज हो गई थी, उसका नियंत्रण गहरा हो गया था और दबाव सहने की उसकी क्षमता में सुधार हुआ था। फिर भी, इन सब के बावजूद, वह अभी भी कुछ बुनियादी सीमाओं से बंधा हुआ था। उत्पत्ति स्तर की प्रतिभाएं साधारण क्षमताएं नहीं थीं, वे सृष्टि की सीमा पर विद्यमान शक्तियां थीं। ऐसी प्रतिभाएं मात्र शक्तिशाली ही नहीं थीं, वे संतुलन बिगाड़ देती थीं, सीमाओं को पुनर्परिभाषित करती थीं और वास्तविकता पर अपना प्रभाव डालती थीं। किसी अपरिपक्व पात्र में ऐसी प्रतिभा को समाहित करने का प्रयास करना, मानो एक संकरी नदी में महासागर को समाहित करने के समान था। ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं था, यह असंभव था। एलेक्स ने धीरे धीरे सांस ली और उतनी ही सावधानी से सांस छोड़ी।
निराशा शांत हुई, फिर धीरे धीरे शांत और अधिक एकाग्र भाव में बदल गई। यह अस्वीकृति नहीं थी, यह एक आवश्यकता थी। स्तर 73 या ग्रहीय आत्मा। 2 स्पष्ट मील के पत्थर। उसने अपना सिर फिर उठाया। उसके चेहरे पर छाई हल्की उदासी गायब हो गई और उसकी जगह एक दृढ़ निश्चय और संयमित भाव उभर आया। जब वह समय आएगा तो उसके लिए जो शक्ति प्रतीक्षा कर रही होगी उस पर कोई रोक नहीं होगी। उसे सीमाओं के साथ बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह बिना किसी समझौते के उसे पूरी तरह से प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा, मैं ऋषि मलिन के मुकदमे को चुनौती देना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ शांत आंगन में गूंज उठी, मूर्तियों के बीच हल्की सी प्रतिध्वनित हुई। उसके इस कथन में कोई संकोच नहीं था। उसने अपना निर्णय ले लिया था। आपने मलिन की परीक्षा का चयन किया है। हवा का रुख बदल गया। शुरुआत में ये बदलाव सूक्ष्म था। उसके चारों ओर की मूर्तियां भारी होती प्रतीत हुईं, मानो उनकी उपस्थिति और भी तीव्र हो गई हो। उनके बीच की दूरी थोड़ी बढ़ गई और ऊपर की रोशनी थोड़ी मंद हो गई। एलेक्स ने इस बदलाव को तुरंत महसूस किया। साधारण टेलीपोर्टेशन से कहीं अधिक गहरा कुछ घटित हो रहा था। इसके बाद कुछ देर का विराम रहा। फिर एक और संदेश दिखाई दिया। कुछ बदल गया है। एलेक्स की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने पहले जिन परीक्षणों की समीक्षा की थी उनमें ये रेखा नहीं दिखी थी। यह अलग था। आपको एक अंतरआयामी युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा है। यदि आप उस युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित कर लेते हैं तो आपको ऋषि मलिन के 7वें शिष्य के रूप में चुना जाएगा। शब्द भले ही शांत थे लेकिन निहितार्थ स्पष्ट था। यह कोई नियंत्रित परीक्षण नहीं था। ये तकनीक को मापने के लिए बनाया गया कोई सीमित भ्रम नहीं था। यह एक खुला युद्ध क्षेत्र था। इस युद्ध क्षेत्र में मरने से वास्तविक मृत्यु हो सकती है। क्या आप अब भी चुनौती देना चाहते हैं? अंतिम पंक्ति धीरे धीरे प्रकट हुई, मानो उसे पुनर्विचार करने का समय दे रही हो। सच्ची मृत्यु। इन शब्दों में गहराई थी। यह कोई दिखावा नहीं था। यहाँ सुरक्षित विफलता संभव नहीं थी। घावों के ठीक होकर वापस लौटना भी संभव नहीं था। अगर उसकी वहां मृत्यु हो जाती तो इसके परिणाम मुकदमे से कहीं आगे तक जाते। एलेक्स का जबड़ा थोड़ा कस गया। वह पहले भी खतरों का सामना कर चुका था। उसने ऐसे जोखिम उठाए थे जो दूसरे नहीं उठाते। फिर भी यह अलग था। सिस्टम खुद एक चेतावनी जारी कर रहा था। इसका मतलब था कि युद्ध क्षेत्र परीक्षण क्षेत्र की सामान्य सुरक्षात्मक सीमाओं से परे मौजूद था। वह पीछे नहीं हटा। हाँ, एलेक्स ने उत्तर दिया। जवाब बिना रुके आया। आपको टेलीपोर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले मूर्तियां गायब हो गईं। उनकी विशाल आकृतियां अशांत जल पर टूटते प्रतिबिंबों की तरह विलीन हो गईं। फिर आंगन भी गायब हो गया। उसका पत्थर का फर्श प्रकाश की लकीरों में बिखर गया। आकाश अंदर की ओर सिमट गया, मानो स्वयं में समा गया हो। वास्तविकता को संकुचित रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ क्षणों के लिए एलेक्स को ऐसा लगा जैसे वह किसी अनिश्चित अंतरिक्ष में विद्यमान हो। उसके नीचे न जमीन थी, न आसमान और न ही कोई दिशा जिसे पहचाना जा सके। दबाव की परतें उसके ऊपर से गुजर रही थीं, उसे कुचल नहीं रही थीं, बल्कि उसके आसपास के वातावरण को नया आकार दे रही थीं। यह अनुभूति न तो ठंडी थी न ही गर्म। ये बस एक खालीपन था। फिर प्रक्रिया समाप्त हो गई। एलेक्स ने अपनी आंखें खोलीं। वह एक विशाल मैदान में खड़ा था जो सामान्य दृष्टि से परे फैला हुआ था। उसके पैरों के नीचे की घास हल्की झिलमिला रही थी। हर पत्ती एक ही समय में प्रकाश और छाया दोनों को प्रतिबिंबित कर रही थी। भूभाग धीरे धीरे दूर क्षितिज की ओर बढ़ता गया, जो ज्यामितीय तर्क को चुनौती देने वाले घुमावदार रास्तों से होकर गुजर रहा था। उसके ऊपर का आकाश अपरिचित था। रंगों की पट्टियां एक दूसरे पर इस तरह से फैली हुई थीं कि वे ऐसे ग्रेडियंट बना रही थीं जिन्हें वह ठीक से परिभाषित नहीं कर पा रहा था। तारे एक व्यवस्थित पैटर्न में लटके हुए प्रतीत हो रहे थे। फिर भी जितना अधिक समय वह उन्हें देखता रहा उतना ही उसका मन उनकी संरचना को समझने से इनकार करता रहा। इस जगह का अपना महत्व था। एलेक्स ने इसे तुरंत महसूस कर लिया। हवा घनी लग रही थी, मानो अनगिनत संघर्षों के अवशेषों से भरी हो। उसके गले में एक हल्का धातु जैसा स्वाद बना रहा, मानो वातावरण ने लंबे समय तक रक्तपात को सोख लिया हो। यह एक युद्ध क्षेत्र था। उसे पुष्टि की आवश्यकता नहीं थी। दूर से आती हल्की गड़गड़ाहट जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, उसकी दृष्टि से कहीं दूर हलचल का संकेत दे रही थी। उसके नीचे की जमीन स्थिर प्रतीत हो रही थी। फिर भी वह उसमें से गुजरते कंपन को महसूस कर सकता था, जो सूक्ष्म थे लेकिन निरंतर थे। यह कोई खाली जगह नहीं थी। यह एक ऐसा मंच था जहां संघर्ष पहले ही शुरू हो चुका था। नवयुवक। वह आवाज सीधे उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। ये हवा में नहीं फैली। इसकी कोई गूंज नहीं थी। यह उसकी चेतना के भीतर प्रकट हुई, स्पष्ट और नियंत्रित। स्वर प्राचीन था, लेकिन उसमें थकावट का कोई अंश नहीं था। इसके बजाय ये तीक्ष्ण, सधी हुई और अवलोकनशील प्रतीत हुई। एलेक्स सहज रूप से सीधा हो गया। उसकी मुद्रा दृढ़ हो गई और उसका ध्यान अदृश्य वक्ता की ओर केंद्रित हो गया। आवाज का दबाव बहुत अधिक था, फिर भी वह दमनकारी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह संयमित हो, मानो वक्ता ने जानबूझकर अपनी उपस्थिति सीमित रखी हो।
वह तुरंत समझ गया, मुकदमा शुरू हो चुका था। दूर मूर्तियों के जंगल के भीतर 6 शिष्य बिना हिले डुले खड़े थे। जिस जगह पर एलेक्स कुछ क्षण पहले खड़ा था वह पूरी तरह खाली थी। टेलीपोर्टेशन से बना हल्का सा निशान धीरे धीरे गायब हो गया और केवल सन्नाटा छा गया। वेरियन ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। आमतौर पर संयमित रहने वाले उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। क्या गुरुजी ने अभी हस्तक्षेप किया? उसने धीरे से पूछा। मुझे उनका अधिकार महसूस हुआ। बीच में ही टेलीपोर्टेशन बदल गया। ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। सेराफिना ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें अभी भी खाली जगह पर टिकी हुई थीं। उसने निश्चित रूप से ऐसा किया। ये बदलाव इतना सटीक था कि आकस्मिक नहीं हो सकता था। लड़के द्वारा अपना फैसला लेने के बाद मुकदमे में बदलाव किया गया। एक अन्य शिष्य ने गंभीर भावों को समझने की कोशिश करते हुए थोड़ा भौहें से कुढ़ी। उनके गुरु का हस्तक्षेप कोई मामूली बात नहीं थी। परीक्षण बहुत पहले से ही तय किए जाते थे। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का मतलब था कि कुछ असामान्य घटना घटी थी। ऐसा लगता है कि स्वामी उसे देख रहे हैं, सेराफिना ने आगे कहा। यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। एलेक्स के बारे में उनका पहले का आकलन सतर्कतापूर्ण था, लेकिन अब उनके चेहरे पर सच्ची जिज्ञासा झलक रही थी। कई वर्षों से उन्होंने अनेक उम्मीदवारों को इन परीक्षणों में भाग लेते देखा था। उनमें से कुछ ही व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित कर पाए थे। उन्होंने आगे कहा, चलिए बिग ब्रदर से संपर्क करते हैं। अगर कोई समझता है कि अभी क्या हुआ है तो वह वही होगा। बाकी लोगों ने एक दूसरे को संक्षिप्त रूप से देखा। किसी ने असहमति नहीं जताई। उनके स्वामी शायद ही कभी सीधे हस्तक्षेप करते थे। जब वे ऐसा करते थे तो इसका मतलब होता था कि स्थिति सामान्य अपेक्षाओं से परे बदल गई है। एलेक्स जिस परीक्षा में शामिल हुआ था वह अब एक सामान्य मूल्यांकन नहीं रह गया था। वेरियन ने अपनी बाहें मोड़ लीं और अब भी ध्यानपूर्वक अंतरिक्ष को देख रहा था। उसने बिना किसी झिझक के युद्ध क्षेत्र को चुना। चेतावनी मिलने के बाद भी। केवल यही पर्याप्त नहीं है, दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया। कई लोगों ने कठिन मार्ग चुने हैं। उनमें से कुछ ही सफल हो पाए हैं। एपिसोड 99। एलेक्स विशाल मैदान के किनारे खड़ा था, उसकी इंद्रियां अपनी चरम सीमा पर थीं। उसके पैरों के नीचे की घास ऐसे बदलते रंगों से जगमगा रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। घास का हर तिनका प्रकाश को अलग अलग तरह से प्रतिबिंबित कर रहा था, जिससे रंगों की लहरें बन रही थीं जो धीरे धीरे जमीन पर फैल रही थीं। संघर्ष की दूर से आती गड़गड़ाहट कभी नहीं रुकी। ये मिट्टी से होते हुए उसकी हड्डियों तक पहुंच गई, निरंतर और दमनकारी। वह वहां कुछ ही पलों के लिए रहा था, फिर भी उस स्थान का दबाव उस पर हर दिशा से हावी था। वह हिला तक नहीं। जैसे ही उसने खुद पर नियंत्रण रखने पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी सांसें धीमी हो गईं। वातावरण अपरिचित था और दूर से आ रही कंपन से संकेतित शक्ति की विशालता ने उसे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से आगाह किया। उसकी चेतना बाहर की ओर फैल गई। वह हवा, जमीन और अंतरिक्ष में कभी कभी दिखाई देने वाली धुंधली विकृतियों का अध्ययन करने लगा। फिर उसे इसका एहसास हुआ, एक उपस्थिति, ये बिना किसी आवाज़ या हलचल के आया। एक पल पहले वहां कुछ नहीं था और अगले ही पल उसके पीछे कुछ प्रकट हो गया। उसके आने की खामोशी जानबूझकर बढ़ती गई प्रतीत हुई, मानो उस प्राणी ने कुछ समय तक उसे देखने के बाद ही स्वयं को प्रकट करने का निर्णय लिया हो। एलेक्स की अंतरात्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके भीतर का हर हिस्सा उसे चेतावनी दे रहा था कि उसके पीछे खड़ा व्यक्ति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है, जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह मुड़ा नहीं। उसके शरीर में अचानक उमड़ा एड्रेनालिन का प्रवाह शांत होते ही तेजी से कम हो गया। अगर यह शक्ति उसे नुकसान पहुंचाना चाहती तो वह अब तक मर चुका होता। ये निष्कर्ष उसके मन में तुरंत बैठ गया और उसके विचार स्थिर हो गए। उसने चुप्पी को लंबा खींचने दिया, ये दर्शाते हुए कि वह आवेग में आकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। नवयुवक, आवाज सीधे उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। उसमें कोई गूंज या विकृति नहीं थी। वह स्पष्ट और सधी हुई थी, जिसमें एक शांत अधिकार था जिसके लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं थी। शब्द सीधे उसके पीछे से आए थे, फिर भी हवा में कोई ध्वनि नहीं फैली। एलेक्स धीरे से मुड़ा। बूढ़ा आदमी 3 कदम से भी कम दूरी पर खड़ा था। वह कद में छोटा था, फिर भी उसकी उपस्थिति से कद का कोई महत्व नहीं रह गया था। उसके वस्त्र सादे और गहरे भूरे रंग के थे, जिन पर कोई चिन्ह या अलंकरण नहीं था। उसके सफ़ेद बाल पतले पतले लटों में कंधों तक लटके हुए थे, जो हवा के शांत होने के बावजूद हल्के से हिल रहे थे। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन उनकी आंखों में जरा भी कमजोरी नहीं थी। वे तेज, प्राचीन और अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थीं। उनमें उस व्यक्ति की गहराई झलकती थी जिसने सभ्यताओं के उत्थान और पतन, तारों के जन्म और विनाश तथा अनगिनत युगों के विकास को देखा था। एलेक्स ने उसे तुरंत पहचान लिया। ऋषि मलिन, वह नाम उसके मन में स्पष्ट रूप से उभर आया। यही वह शख्सियत थी जिसकी मूर्तियां प्रांगण में कतारों में लगी थीं। यही वह गुरु थे जिनकी परीक्षाओं ने कई युगों के प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा को परखा था। यही वह शिक्षक थे जिनके शिष्यों ने ब्रह्मांड के संपूर्ण क्षेत्रों के भाग्य को आकार दिया था। एलेक्स ने सिर झुकाया। उनकी चाल संयमित और स्वाभाविक थी।
उन्होंने शांत भाव से अपने शरीर का ऊपरी भाग झुकाया और सम्मान के भाव से अपना दाहिना हाथ हल्के से अपनी छाती पर रखा। न तो कोई जल्दबाजी थी और न ही कोई अति आदर। ये क्रिया भय के बजाय समझदारी को दर्शाती थी। आपकी उपस्थिति में होना मेरे लिए सम्मान की बात है, महोदय, एलेक्स ने कहा। उनकी आवाज़ स्थिर रही। उन्होंने न तो अपने लहजे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और न ही अत्यधिक विनम्रता दिखाने की कोशिश की। शब्द सरल और सच्चे थे, जिन्हें उन्होंने शांत आत्मविश्वास के साथ कहा। मलिन ने उसे देखा। उसके बाद जो सन्नाटा छाया, उसमें एक गहरा अर्थ छिपा था। एलेक्स को ऐसा लग रहा था मानो उसकी शारीरिक दृष्टि से परे कहीं गहरे स्तर पर जांच की जा रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह बूढ़ा व्यक्ति उसके अस्तित्व की संरचना का ही अध्ययन कर रहा हो। उसका शरीर, उसका मन और यहाँ तक कि उसकी आत्मा की सूक्ष्म हलचलें भी उस दृष्टि के नीचे उजागर हो रही थीं। तब मलिन मुस्कुराया। चेहरे पर भाव छोटे थे, लेकिन उन्होंने उसे सौम्य बना दिया। उनकी उपस्थिति में व्याप्त गंभीरता कम हो गई और उसकी जगह स्वीकृति जैसी भावना का भाव आ गया। अच्छा, मलिन ने कहा, तुम न तो बहुत घमंडी हो और न ही बहुत डरपोक। एलेक्स धीरे से सीधा हुआ। उसने बिना किसी झिझक के बूढ़े आदमी की आंखों में देखा। उसका आकलन सटीक लगा। अत्यधिक अहंकार पतन की ओर ले जाता है, जबकि अत्यधिक विनम्रता उपेक्षा को आमंत्रित करती है। संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर जागरूकता आवश्यक है। धन्यवाद, महोदय, एलेक्स ने उत्तर दिया। वह कुछ पल रुका, अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगा। उसके आने के बाद से ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अब जब वह उस व्यक्ति के सामने खड़ा था जिसने इस परीक्षण की योजना बनाई थी, तो इस अवसर को गंवाना मूर्खता होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि यह जगह कहाँ है? एलेक्स ने पूछा। उसका लहजा सम्मानजनक था लेकिन सीधा था। और मुझे यहाँ वास्तव में क्या करना चाहिए? मलिन की मुस्कान चिंतन में बदल गई। उसने धीरे से एक हाथ उठाया और दूर क्षितिज की ओर इशारा किया। आकाश में अपरिचित रंगों की पट्टियां आपस में मिल रही थीं, लगातार बदल रही थीं। ये गति उस स्थान के लिए स्वाभाविक लग रही थी, फिर भी एलेक्स के लिए पूरी तरह से अपरिचित थी। यह अंतरआयामी युद्धक्षेत्र है, मलिन ने कहा। 500 वर्ष से कम आयु के अनगिनत ब्रह्मांडों के असंख्य प्रतिभाशाली लोग यहाँ लड़ने आते हैं। यह एक विशाल युद्ध क्षेत्र है जिसका संचालन एक सर्वोच्च सत्ता द्वारा किया जाता है, जिसका अधिकार सभी आयामों में फैला हुआ है। एलेक्स ने ध्यान से सुना। हर शब्द उसके अनुभव के दायरे को बढ़ाता जा रहा था। कई आयामों में फैला एक युद्ध क्षेत्र, अनगिनत दुनियाओं के प्रतिभाशाली लोग, एक सर्वोच्च सत्ता जो व्यवस्था को बनाए रखती है। यह एक साधारण परीक्षा से कहीं बढ़कर था। यहाँ की प्रणाली सीधी सादी है, मलिन ने आगे कहा। प्रत्येक जीत आपको अंक दिलाती है। इन अंकों को पुरस्कारों के बदले में प्राप्त किया जा सकता है। ये पुरस्कार आपके ब्रह्मांड को लाभ पहुंचा सकते हैं, और इनमें से कई पुरस्कार ऐसे हैं जिन्हें मैं भी सामान्य तरीकों से प्राप्त नहीं कर सकता। एलेक्स की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यहाँ तक कि मलिन भी इन्हें आसानी से प्राप्त नहीं कर सका था। उस एक कथन से ही पुरस्कारों का महत्व स्पष्ट हो गया। युद्ध क्षेत्र द्वारा चुने गए विरोधियों से तुम्हारा सामना होगा, मलिन ने कहा। कुछ तुमसे कमजोर होंगे, कुछ तुम्हारे बराबर होंगे, कुछ तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। यहाँ जीवित रहना और जीतना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हर परिणाम तुम्हारी प्रतिष्ठा निर्धारित करेगा। दूर से आती गड़गड़ाहट कुछ देर के लिए तेज हुई और फिर शांत हो गई। एलेक्स को एहसास हुआ कि ये आवाज़ें संभवतः दूर दूर तक हो रही लड़ाइयों से आ रही थीं। हर कंपन शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच टकराव का प्रतीक थी। अंकों से रैंक तय होती है, मलिन ने आगे कहा। रैंक से पहुंच तय होती है। आप जितना ऊपर चढ़ेंगे उतने ही मूल्यवान पुरस्कार आपको मिल सकते हैं। लेकिन उच्च रैंक का सामना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से भी होता है। एलेक्स ने बिना किसी रुकावट के पूरी व्याख्या को ध्यान से सुना। ये संरचना एक प्रतिस्पर्धी परीक्षण मैदान की तरह थी जिसे प्रतिभाशाली लोगों को चुनने के लिए बनाया गया था। क्या यहाँ मृत्यु स्थायी है? एलेक्स ने पूछा। मलिन ने उसकी ओर एक नज़र डाली, फिर हल्के से सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, यह कोई सिमुलेशन नहीं है। चोट असली है, मृत्यु असली है। हालांकि प्रतिभागियों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर सीमित सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपकी आत्मा आपकी पहली मृत्यु से नष्ट नहीं होगी, लेकिन पुनर्जीवन की कीमत बहुत भारी है। एलेक्स ने इस पर गंभीरता से विचार किया। इसका मतलब था कि लापरवाही के गंभीर परिणाम होंगे। हार से उबर जाना भी उसे कमजोर कर सकता था। मैं यहाँ क्यों हूँ? एलेक्स ने पूछा। तुमने प्रारंभिक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, मलिन ने उत्तर दिया। मेरे द्वारा चयनित उम्मीदवारों को ही इस मार्ग से प्रवेश मिलता है। अन्य लोग अलग अलग तरीकों से प्रवेश करते हैं, लेकिन तुम्हारा मामला विशेष है। एलेक्स को इसका निहितार्थ समझ आ गया। ये युद्ध क्षेत्र केवल एक चुनौती नहीं था, बल्कि एक अवसर भी था। मलिन ने अपना हाथ नीचे कर लिया। उन्होंने कहा, आप स्वतंत्र रूप से खोजबीन कर सकते हैं। लड़ाइयाँ स्वाभाविक रूप से घटित होंगी। युद्ध क्षेत्र आपको विरोधियों तक ले जाएगा। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा रखें, लेकिन याद रखें कि केवल ताकत ही जीवन का निर्धारण नहीं करती। एलेक्स ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ,
मलिन ने कुछ पल और उसका अवलोकन किया, फिर उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी, मानो अब उसकी उपस्थिति की कोई आवश्यकता न हो। एक और बात, मलिन ने कहा, तुम पर नज़र रखी जा रही है। सिर्फ मैं ही नहीं, कई शक्तियां इस युद्ध क्षेत्र पर नज़र रख रही हैं। तुम्हारा प्रदर्शन तय करेगा कि तुम्हें और बड़े अवसर मिलेंगे या नहीं। एलेक्स ने उन शब्दों का अर्थ समझा। यह महज अंकों की प्रतियोगिता नहीं थी, यह एक मंच भी था। मैं आपको निराश नहीं करूंगा महोदय, एलेक्स ने कहा। मलिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। हम देखेंगे। एपिसोड 100। ये शब्द शांत भाव से गूंज उठे। ऋषि मलिन, जिनका नाम अनगिनत लोगों में प्रभाव रखता था, ने अभी अभी स्वीकार किया था कि कुछ पुरस्कार उनकी पहुंच से भी परे हैं। एलेक्स का चेहरा शांत बना रहा, लेकिन आंतरिक रूप से युद्ध क्षेत्र के बारे में उसकी समझ बदल गई। यह महज प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं था, यह एक ऐसी संरचना थी जिसे पूरे ब्रह्मांडों को प्रभावित करने वाले पैमाने पर अवसरों के पुनर्वितरण के लिए बनाया गया था। इस निहितार्थ ने ही इस परीक्षण को उसके प्रारंभिक अनुमान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मलिन ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आंखें थोड़ी और तेज हो गईं, अगर आप पर्याप्त विजय अंक जमा कर लेते हैं तो आप रैंकिंग में ऊपर चढ़ सकते हैं। हर महीने शीर्ष 100 खिलाड़ियों के कुल अंकों में काफ़ी वृद्धि होती है। प्रतिष्ठा भी एक तरह की मुद्रा है। उच्च प्रतिष्ठा से विशेष वस्तुओं तक पहुंच और अनुमतियां मिलती हैं जिन्हें सामान्य प्रतिभागी अपने अंकों की संख्या की परवाह किए बिना नहीं खरीद सकते। एलेक्स ने ध्यान से सुना और हर बात को याद कर लिया। संरचना उन प्रतिस्पर्धी ढांचों से मिलती जुलती थी जिनसे वह पहले भी परिचित था, लेकिन इसके विशाल पैमाने ने उन तुलनाओं को लगभग अर्थहीन बना दिया। ये किसी एक दुनिया के भीतर के संप्रदायों के बीच की प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। यह एक ऐसा मुकाबला था जो विभिन्न आयामों, सभ्यताओं और अलग अलग नियमों द्वारा शासित वास्तविकताओं तक फैला हुआ था। युद्ध क्षेत्र में केवल शक्ति का ही माप नहीं किया जाता था, इसमें एक साझा मंच पर प्रभाव का माप किया जाता था, जिस पर अनगिनत अभिजात वर्ग प्रभुत्व हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं समझ गया, एलेक्स ने धीरे से कहा। उसका दिमाग पहले से ही रणनीतियां बनाने लगा था। लगातार अच्छा प्रदर्शन करके विजय अंक अर्जित किए जा सकते थे। रैंकिंग के आधार पर समय समय पर बोनस मिलते थे जो निरंतर उत्कृष्टता को पुरस्कृत करते थे। उसने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अब मेरी परीक्षा क्या है? मलिन के चेहरे के भाव बदल गए। चिंतनशील भाव तो बना रहा, लेकिन उनकी उपस्थिति अधिक प्रत्यक्ष हो गई। अब वे किसी प्रणाली का वर्णन नहीं कर रहे थे, वे एक आवश्यकता निर्धारित कर रहे थे। अगर तुम 5000 प्रतिष्ठा अंक हासिल कर लेते हो, मलिन ने कहा, तो मैं तुम्हें अपना 7वां शिष्य स्वीकार कर लूंगा। वह संख्या हवा में गूंजती रही। 5000 प्रतिष्ठा अंक। एलेक्स को प्रतिष्ठा प्रणाली के सटीक पैमाने का पता नहीं था, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि यह कोई सरल लक्ष्य नहीं था। प्रतिष्ठा छोटे छोटे, सावधानीपूर्वक किए गए प्रयासों से नहीं अर्जित की जाती थी, ये पहचान से जुड़ी थी। इसके लिए ऐसी उपलब्धियों की आवश्यकता थी जो दूसरों को ध्यान देने के लिए मजबूर कर दें। केवल निरंतरता ही पर्याप्त नहीं थी, उसे ऐसे तरीकों से खुद को अलग दिखाना होगा जिससे कई ब्रह्मांडों के प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित हो सके। मैं प्रतिष्ठा अंक कैसे प्राप्त करूं? एलेक्स ने पूछा। मलिन की आंखों में हल्की सी हंसी झलक रही थी, हालांकि यह बताना मुश्किल था कि यह हंसी थी या प्रत्याशा। आप जितने शानदार होंगे उतने ही अधिक लोग आपके बारे में जानेंगे, मलिन ने उत्तर दिया। जितनी अधिक लोग आपके बारे में बात करेंगे उतनी ही अधिक आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्पष्टीकरण सरल था, लेकिन निहितार्थ जटिल थे। कोई निश्चित सूत्र नहीं था। प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती थी। एक असाधारण घटना दर्जनों सक्षम प्रदर्शनों पर भारी पड़ सकती थी। युद्ध क्षेत्र में उन्हें ही पुरस्कार मिलता था जो अपेक्षाओं को तोड़ते थे, जो सीमाओं को पार करते थे, जो दर्शकों को उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य करते थे। एलेक्स ने जानकारी पर विचार किया। इसका मतलब था कि जोखिम अपरिहार्य होगा। सावधानी से खेलने से शायद जान बच जाए, लेकिन इससे प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। उचित समय सीमा के भीतर 5000 अंक हासिल करने के लिए उसे ऐसे काम करने होंगे जिनसे सनसनी फैले, चर्चा हो और पहचान मिले। उसे ऐसा बनना होगा जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो। उन्होंने एक बार सिर हिलाया। मैं समझ गया। मलिन ने उसे कुछ देर तक गौर से देखा, मानो वह उसके शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे दृढ़ विश्वास को परख रहा हो। मुझे कब शुरू करना चाहिए? एलेक्स ने पूछा। प्रश्न में कोई झिझक नहीं थी। एक बार जब उसे रास्ता समझ आ गया तो देरी का कोई फायदा नहीं था। मलिन की निगाहें थोड़ी और तीखी हो गईं और पहली मुलाकात के दौरान हुई खामोश जांच फिर से दोहराई जाने लगी। इस बार यह सिर्फ एक पल के लिए ही चली। बूढ़े व्यक्ति ने मानो अपने पहले से किए गए आकलन की पुष्टि कर दी। यदि तुम तैयार हो, मलिन ने कहा, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। तुम विधिवत रूप से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करोगे। हमारे ब्रह्मांड के 12 अन्य प्रतिभाशाली लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं। वे तुम्हारा वहां स्वागत करेंगे और इस स्थान की कार्यप्रणाली के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। उसके ब्रह्मांड के अन्य लोगों का जिक्र होने से परीक्षण में एक और पहलू जुड़ गया।
एलेक्स अकेला प्रवेश नहीं कर रहा था। 12 लोग पहले ही यहाँ आ चुके थे। वे युद्ध क्षेत्र के अनुकूल ढल चुके थे, उस किले को समझ चुके थे और संभवतः व्यापक संरचना के भीतर अपनी स्थिति स्थापित कर चुके थे। एलेक्स थोड़ा सीधा हुआ, उसके हाव भाव में तनाव के अंतिम निशान भी गायब हो गए। अब उसके पास एक लक्ष्य और एक निश्चित परिवेश था। अनिश्चितता बनी रही, लेकिन अब वह स्पष्ट नहीं लग रही थी। मैं तैयार हूं, एलेक्स ने कहा। मलिन ने एक बार सिर हिलाया। यह इशारा सूक्ष्म था, पर इसमें अधिकार झलक रहा था। उसका हाथ फिर उठा और एलेक्स को अपने आसपास के अंतरिक्ष में कुछ हलचल महसूस हुई। यह पारंपरिक अर्थों में जादू नहीं था। यह अनुभूति पुरानी, गहरी थी, मानो वास्तविकता ही इस परिवर्तन को समायोजित करने के लिए बदल रही हो। युद्ध क्षेत्र तुम्हारी ताकत से कहीं अधिक की परीक्षा लेगा, मलिन ने कहा। उसकी आवाज़ मानो दिशाहीन होकर गूंज रही थी, हवा में और साथ ही एलेक्स के मन में भी। ये तुम्हारी इच्छाशक्ति, तुम्हारी अनुकूलन क्षमता और तुम्हारी सहनशक्ति की परीक्षा लेगा। कई लोग ऐसे आए हैं जिनके पास तुमसे कहीं अधिक शक्ति थी, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने लक्ष्य को लेकर लौटे हैं। एलेक्स ने उनकी आंखों में स्थिर भाव से देखा। मैं समझ गया, महोदय। मलिन ने उसे कुछ देर और देखा। उसका चेहरा शांत बना रहा, हालांकि उसकी आंखों में हल्की सी स्वीकृति झलक रही थी। तो जाओ, उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। दुनिया का विघटन हो गया। ये परिवर्तन पिछले वाले से भिन्न था। पहला टेलीपोर्टेशन अचानक, लगभग हिंसक सा लगा था, मानो वास्तविकता को जबरदस्ती बदल दिया गया हो। इस बार परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। क्षेत्र धुंधला गया, आकाश मंद पड़ गया, मलिन की आकृति हल्की रोशनी में विलीन हो गई। ऐसा लगा मानो अस्तित्व ही टुकड़े टुकड़े होने के बजाय एक तरफ हट गया हो। कुछ ही क्षणों बाद हलचल रुक गई। उनकी दृष्टि साफ हो गई। वह ठोस आधार पर खड़ा था। उसके पैरों के नीचे की सतह पत्थर की थी, धूसर और बिना किसी निशान के। यह एक चौड़े चबूतरे की तरह बाहर की ओर फैली हुई थी, जो जानबूझकर निर्मित प्रतीत होता था। हवा पहले से अधिक घनी लग रही थी, जिसमें एक हल्का दबाव था जो ये संकेत दे रहा था कि यह स्थान कभी अलग परिस्थितियों में रहा होगा। जब एलेक्स ने ऊपर देखा तो उसने आसमान को बदलते रंगों की पट्टियों से भरा हुआ देखा, जिनमें से प्रत्येक परत धीमी गति से एक दूसरे पर चढ़ रही थी। ये दृश्य अरोरा जैसा लग रहा था, हालांकि कहीं अधिक व्यवस्थित था। उसके सामने एक सभा स्थल फैला हुआ था। अनियमित अंतरालों पर संरचनाएं खड़ी थीं, जो अपरिचित सामग्रियों से निर्मित थीं। कुछ पॉलिश किए हुए क्रिस्टल जैसी दिखती थीं, कुछ धातु जैसी प्रतीत होती थीं, लेकिन प्रकाश को अपरिचित तरीके से परावर्तित करती थीं। वास्तुकला में एकरूपता का अभाव था, जिससे संकेत मिलता था कि कई सभ्यताओं ने इसके निर्माण में योगदान दिया था। आकृतियां पूरे स्थान पर विचरण कर रही थीं। कुछ लोग अकेले चल रहे थे, कुछ छोटे छोटे समूहों में खड़े थे। उनकी शक्ल सूरत में बहुत विविधता थी। चांदी जैसी त्वचा वाला एक लंबा व्यक्ति एक घुमावदार संरचना के पास से गुजरा। पास ही कई परतों वाले कपड़ों में लिपटा एक छोटा व्यक्ति प्रकाश के एक तैरते हुए पैनल का निरीक्षण कर रहा था। थोड़ी दूर पर पीठ के पीछे पंख मोड़े हुए कोई व्यक्ति चबूतरे पर उतरा। एलेक्स चुपचाप देखता रहा। किसी को भी इस विविधता पर आश्चर्य नहीं हुआ। ये स्पष्ट रूप से विभिन्न परिवेशों से आए प्रतिभागियों का मिलन स्थल था। प्रत्येक व्यक्ति में एक ऐसी उपस्थिति थी जो शक्ति, अनुशासन या अनुभव का संकेत देती थी। प्रत्यक्ष टकराव के अभाव में भी वातावरण में तनाव व्याप्त था। यहाँ मौजूद हर कोई जानता था कि दूसरे संभावित प्रतिद्वंद्वी हैं। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी और वातावरण के अनुकूल होने का प्रयास किया। इस स्थान के भीतर कहीं उसके ब्रह्मांड के 12 व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे थे। वे संभवतः उसे पहचान लेंगे। मलिन के शब्दों से संकेत मिलता है कि उन्हें उसके आगमन की सूचना मिल चुकी थी। एलेक्स आगे बढ़ने लगा। उसके पैरों के नीचे का पत्थर स्थिर महसूस हो रहा था, हालांकि सतह पर खुदी हुई हल्की रेखाएं परतदार मजबूती का संकेत दे रही थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि कई प्रतिभागी उसकी ओर देख रहे थे। ये निगाहें संक्षिप्त थीं, लेकिन जानबूझकर डाली गई थीं। जाहिर है, नए आने वाले लोग इतने असामान्य थे कि सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उन्होंने जांच पड़ताल को नज़रअंदाज किया और अपना काम जारी रखा। सभा स्थल धीरे धीरे फैलता गया। वह एक गोलाकार मंडप जैसी संरचना के पास से गुजरा। अंदर कुछ लोग एक चबूतरे के ऊपर मंडराते हुए चमकते गोलों का अवलोकन कर रहे थे। थोड़ा आगे ऊंचे खंभों की एक श्रृंखला एक सीमा बनाती हुई प्रतीत हो रही थी, जो स्थान के विभिन्न हिस्सों को अलग करती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि हुई। एलेक्स थोड़ा धीमा हो गया। उसे महसूस हुआ कि कई लोग उसे और करीब से देख रहे हैं। उनमें से एक जानी पहचानी आभा उभरी। ये दूसरों से अलग थी, ताकत में नहीं बल्कि प्रतिध्वनि में। इसमें एक सूक्ष्म सामंजस्य था जो उसकी अपनी उत्पत्ति से मेल खाता था। वह थोड़ा मुड़ा। प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर 12 आकृतियां एक साथ समूह बनाकर खड़ी थीं।